वेलकम बैक फ्रेंड्स। दिस इज़ बी अ बैंकर सीरीज़। इस सीरीज़ के ज़रिए मैं आपको बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 5 वीडियोस और बनाए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, बिकॉज एज आई ऑलवेज से कॉन्सेप्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, तो वो समटाइम्स 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपको लगेंगे उसको एक्सप्लेन करने में। सो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसका आइडिया होना चाहिए। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। मैं आपको बताऊंगा आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के बारे में भी कुछ बताऊंगा और आपको समझ आ जाएगा उसके बाद, और आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स है। आप किसी भी बैंक इंटरव्यू में अगर बैठ रहे हैं तो हमारा रेगुलेटर, बैंक्स का रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आरबीआई को बनाया गया था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। आरबीआई अपने पावर्स डिराइव करता है आरबीआई एक्ट 1934 से। और आरबीआई जब बना था तो इसने बैंकिंग और जो मॉनेटरी अथॉरिटी तभी थी, वो जॉइंट कंट्रोल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इंपीरियल बैंक का। उससे आरबीआई ने पावर को ले लिया और आरबीआई फिर इन सारी चीज़ों को देखने लगी। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और आरबीआई को गवर्न करती है उसकी सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, बोर्ड में मैक्सिमम 21 मेंबर्स हो सकते हैं। आरबीआई को बनाया गया था शेयर होल्डर्स बैंक, यानी कि लोगों के पैसे थे उसमें और लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था, शेयर होल्डर्स थे उसके। बट आरबीआई को नेशनलाइज किया गया है 1949 में। ओके, सो ये था कुछ आरबीआई के बारे में बेसिक डिटेल। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे इतने सारे फंक्शंस हैं आरबीआई के, और मैं आपको एक एक करके सारा बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, मॉनेटरी मैनेजमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई हमारे देश में है जो मनी को मैनेज करती है, लिक्विडिटी को मैनेज करती है, मनी सप्लाई को मैनेज करती है। इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, तो प्लीज़ आप जाके फर्स्ट वीडियो को देखिए। उससे आपको समझ आएगा क्या क्या टूल्स हैं मैनेज करने के और कैसे एक्चुअली आरबीआई मैनेज करती है। सेकंड, आप देख सकते हैं रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई बैंक्स को, एनबीएफसीज को, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक, इन सबों को आरबीआई रेगुलेट करती है और मैनेज करती है। कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको भी आरबीआई करती है। तो आइए समझते हैं कमर्शियल बैंक्स। सो इंडिया में सबसे ज़्यादा, अगर आप बाय एसेट या बाय डिपॉजिट साइज देखें तो कमर्शियल बैंक्स हैं। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बात किया है जब मैं बैंकिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था। कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, मैंने सब कुछ बताया, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आरबीआई के पास क्या पावर होता है? पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि अगर बैंक्स को नए ब्रांचेस खोलने हैं या बंद करने हैं या अ, इन सब चीज़ों के लिए उनको आरबीआई यानी कि रेगुलेटर के नॉड की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि परमिशन लेना पड़ता था। बट अब इस चीज़ को हटा दिया है। और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बैंक्स में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आरबीआई नॉमिनेट कर सकती है उनको इन केस ऑफ प्राइवेट बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें आरबीआई नहीं कर सकती है। बट जो प्राइवेट बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इसमें क्या करती है, अगर आरबीआई को लगे कि बैंक की ऑपरेशंस में कोई दिक्कत है तो आरबीआई बोर्ड को डिसॉल्व कर सकती है, नए मेंबर सेलेक्ट कर सकती है, या इवन प्रेजेंट मेंबर्स में और एक्स्ट्रा मेंबर्स नॉमिनेट कर सकती है। ठीक है, आरबीआई बैंक्स के लिए सर्टेन रिजर्व्स की जो रिक्वायरमेंट है, सीआरआर, एसएलआर, इसको भी टाइम टू टाइम अपडेट करती है। क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारे देश में, उसके हिसाब से आरबीआई बहुत सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स बनाती है, जैसे कि प्रोविजनिंग कितनी होनी चाहिए एनपीए के लिए, है ना। और अब सी आर ए आर यानी कि जो रेशियोज़ होते हैं, मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा, वो कितना होना चाहिए। केवाईसी नॉर्म्स, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर्स के साथ आरबीआई रेगुलेट करती है कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, आरबीआई की ही एक 100% सब्सिडरी है जिसका नाम है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन गारंटी। इसका काम क्या होता है कि जैसे मेरे, आपके या किसी के भी पैसे होते हैं कमर्शियल बैंक में, अगर इन केस बैंक फेल होती है तो ये बॉडी क्या करती है कि
आपको इंश्योरेंस देती है आपके पैसों का। 5 लाख रुपए तक आपके पर बैंक इंश्योर्ड होता है। इन केस बैंक फेल्स, आपको इतने पैसे ये बॉडी देगी। कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो डुअल रेगुलेशन में है। आरबीआई बैंकिंग जो फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करती है, बाकी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं रिस्पेक्टिव, वो कंट्रोल करती है कोऑपरेटिव बैंक्स को। ठीक है। थर्ड आप देख सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड मनी मार्केट। आरबीआई ही रेगुलेट करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, यानी कि जब भी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होता है या फिर जब भी बात आती है फॉरेन करेंसी की, हमारे यहाँ एक रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत स्टैट्यूटरी पावर्स मिलते हैं टू रेगुलेट दिस। और मनी मार्केट जो है, शॉर्ट टर्म मार्केट जहाँ पे फंड्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, वो भी आरबीआई मैनेज करती है। और साथ में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में आप जानते होंगे, या फिर जब गवर्नमेंट्स को पैसों की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेके आती है, विच आर द सेफेस्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द। और आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इन बॉन्ड्स को मार्केट में सप्लाई करती है, सो दैट जो पैसे वहाँ से आएँ, जो प्रोसीड्स उसके हों, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जाएँ और लोगों के पास एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिले। तो जितने भी टी बिल्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम ऑल्टरनेटिवली ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं, या टी बिल्स इन शॉर्ट। तो इसके जितने मेचोरिटी के ये होते हैं, आरबीआई ही इसको करती है मैनेज और रेगुलेट। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आरबीआई क्या करती है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि हमारे जो एसेट्स हैं, वो आरबीआई फॉरेन करेंसीज, यानी कि डॉलर या फिर आईएमएफ का एक एसडीएफ होता है, ठीक है, एक रिजर्व करेंसी, आरबीआई उसमें भी पैसे इन्वेस्ट करके रखती है, सो दैट हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हों। यानी कि जब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जब हम चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, तो जो हमें पेमेंट करनी होती है वो मोस्टली डॉलर्स में करनी होती है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जो इम्पोर्टर्स होते हैं वो रुपी को एक्सचेंज करती है डॉलर से, तो डॉलर होने भी तो चाहिए हमारे पास। तो आरबीआई क्या करती है कि डॉलर्स का रिजर्व रखती है, साथ में गोल्ड और भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको एसडीएफ बताया, या फिर करेंसी ऑफ फॉरेन करेंसीज, जो कि येन जैसे है या फिर यूरो है, आरबीआई इसको भी मैनेज और मेंटेन करती है। ठीक है। फिफ्थ वन इज़ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट मैनेजमेंट। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये समझना है कि जो कैपिटल और करंट अकाउंट गवर्नमेंट का होता है, जैसे कि बजट के टाइम या फिर गवर्नमेंट की जो भी एक्सपेंडिचर का प्लान है, वो सब इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू होता है, तो आरबीआई का ही काम है इनको भी मैनेज करना। नेक्स्ट वन इज़ बैंकर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही अपने अकाउंट को मेंटेन करती है आरबीआई के साथ फॉर वेरियस बैंकिंग पर्पसेस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आरबीआई उनको भी पैसे लेंड करती है। वेज एंड मीन्स एडवांस एक तरीका है, एक टर्म है, जिसके थ्रू आरबीआई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच अगर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो आरबीआई पैसे देती है गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट स्मूथ फंक्शनिंग जो है उनके काम का वो कर पाए। नेक्स्ट वन इज डेट मैनेजर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं ये डेट में रहते हैं, गवर्नमेंट डेट। अब सुनते होंगे कि एक एफआरबीएम एक्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत ये डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट कितना बोरो कर सकती है। अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का जो इनकम है उससे ज़्यादा उसका एक्सपेंडिचर है, तो जो मिसमैच है, ठीक है, उन पैसों के लिए, उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं बाय द वे टेक्निकली। और तो फिजिकल डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, बोरो करती हैं फंड्स बाय द वे ऑफ ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट्स भी उनके भी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। तो आरबीआई ही उनके डेट को मैनेज करती है। आरबीआई एक सेफ वो भी बताती है कि कितना डेट गवर्नमेंट्स ले सकती हैं, सो दैट वायबिलिटी भी एक रहे और दूसरी बात है कि एक फंक्शनैलिटी भी चलती रहे। तो नेक्स्ट वन इज़ बैंकर टू बैंक्स। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, वो करंट अकाउंट मेंटेन करती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ,
और उसमें जो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, वो पैसे मेंटेन करती है। बैंकर टू द बैंक्स RBI को इसलिए कहा जाता है कि अगर बैंक्स को जब ज़रूरत होती है पैसों की अपने शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच के लिए, या फिर कभी स्ट्रक्चरल अगर लॉन्ग टर्म भी इश्यूज हैं, तो RBI क्या करती है, बैंक्स को पैसे लेंड करती है, मनी सप्लाई के थ्रू, या फिर रेपो के थ्रू, रेपो रेट। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बात किया है अपने पहले के वीडियोस में, आप उनको बिल्कुल देखिए। RBI रेपो के थ्रू लेंड करती है, MSF के थ्रू लेंड करती है, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो SDF या फिर रिवर्स रेपो के थ्रू पैसे अब्जॉर्ब भी करती है। ठीक है, एक वेटेड एवरेज कॉल रेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था अपने पहले के वीडियो में, तो प्लीज़ उन सबको देखिए टू नो अबाउट द डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इशूअर ऑफ करेंसी। हमारे देश में RBI इज़ द सोल इशूअर ऑफ करेंसी नोट्स। RBI का काम है करेंसी नोट्स को प्रिंट करना, उसको सप्लाई करना वेरियस बैंक्स और वेरियस इंस्टीट्यूशंस को। RBI क्या करती है, करेंसी चेस्ट होते हैं RBI के, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ RBI। बट RBI क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स के प्रीमाइसेस में उनको ये सॉर्ट ऑफ करेंसी जो चेस्ट है उसको मैनेज करने का काम देती है। जैसे कि SBI, PNB, हर जगह आप सुनते होंगे करेंसी चेस्ट ब्रांचेस। ये वो ब्रांचेस होते हैं जिनके प्रेमिसेस में करेंसी चेस्ट होता है, यानी कि RBI जो करेंसी प्रिंट करती है तो ये करेंसी इन करेंसी चेस्ट में भेजती है। और करेंसी चेस्ट से फिर क्या होता है कि नियर बाय ब्रांचेस, और या फिर उस ब्रांच जिसमें करेंसी चेस्ट है वहाँ पे अगर लिक्विडिटी की ज़रूरत है, अगर कैश की ज़रूरत है, तो करेंसी चेस्ट ब्रांचेस से कैश प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज ओवरसाइट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। 2007 में RBI और बहुत जो जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इन्होंने एक बॉडी को बनाया था जिसका नाम है NPCI। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है। ये किसके तहत आता है, ये आता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, जो कि 2007 में ही आया था। और इसको भी मैनेज करना या रेगुलेट करने का काम क्या है, RBI का ही है। RBI बहुत सारे सर्कुलर्स या बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, जिसके तहत जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं, पेमेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि UPI है, या फिर नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, RTGS है, नेफ्ट है, इन सारी चीज़ों को सही से ऑपरेट किया जा सके फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर्स। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंटल रोल। RBI सिंस इट्स इंसेप्शन, RBI को कहा जाता है कि बहुत सारे डेवलपमेंट के काम RBI ने किए हैं फॉर द कंट्री, फॉर द इकोनॉमी। जैसे कि KCC का जो आइडिया था ये RBI लेके आई थी। और KCC से भी पहले जब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1970s में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम, तो RBI का ये मानना था कि अगर हम पैसों को यानी क्रेडिट को एक बहुत ही एफिशिएंट मैनर में पहुंचाएं हमारे फार्मर्स तक या फिर रूरल एरियाज़ तक, तो उससे मल्टी फोल्ड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे इकोनॉमी पे। और RBI ने बहुत चीज़ें करी सो दैट कि पैसे पहुंच सकें टू द नुक्स एंड कॉर्नर्स, टू द पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज़, अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एरियाज़। ठीक है, आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम सुना होगा, ये RBI का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। RBI इस पर काम करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इसका क्या मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि जो लोग फॉर्मल फाइनेंस के एम्बिट में नहीं हैं उनको फॉर्मल फाइनेंस के एम्बिट में लाना, और उनको बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज और बेसिक इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराना, टाइमली और एडिक्वेट एक्सेस टू क्रेडिट, यानी कि उनको जब भी लोन्स की ज़रूरत हो तो बहुत ही आसानी से और एक अफोर्डेबल रेट पे लोन्स भी प्रोवाइड किया जा सके, तो ये सब भी RBI करती है। और एक और चीज़ है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, ये भी डेवलपमेंट रोल के तहत आती है RBI के, जिसमें कि बैंक्स को टारगेट दिया जाता है। फॉर कमर्शियल बैंक्स इट्स 40%, फॉर रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक इट्स 75%, कि उनका जो टोटल क्रेडिट यानी कि टोटल जितने पैसे वो लेंड कर सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स में इसको ANBC बोलते हैं, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, उनका कमर्शियल बैंक्स हैं तो 40% और RRB SFBs हैं तो 75% उनको देना होता है प्रायोरिटी सेक्टर्स को। 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जैसे कि एजुकेशन, फार्म क्रेडिट, एक्सपोर्ट, या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पब्लिक गुड के लिए बनता है, तो इन चीज़ों में उनको 40% या 75% को लेंड करना है।
लीड बैंक स्कीम, ये एक और स्कीम है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से ही रिलेटेड है। हर डिस्ट्रिक्ट में या हर स्टेट में एक लीड बैंक अपॉइंट किया जाता है, जिसका काम होता है कि बाकी बैंक से, बाकी ब्रांचेस से कोऑर्डिनेट करना, सो दैट ब्लॉक लेवल पे या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन या डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट किया जा सके या उसको इफ़िशेंटली कैरी किया जा सके। द लास्ट वन एज यू कैन सी इज़ पॉलिसी रिसर्च एंड डेटा डिसेमिनेशन। आरबीआई में एक बॉडी है डीईपीआर, एक डिपार्टमेंट है, उसका काम होता है बहुत, और एक डीआईएसएम, इन दोनों, ये दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं ये बहुत सारा रिसर्च करती हैं। इनके पास बहुत सारा डेटा होता है हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, हमारी बैंकिंग सेक्टर या फिर वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी से रिलेटेड। आरबीआई क्या करती है, ये जो सारा डेटा है, ये जो सारा रिसर्च है, उसको यूज़ करके बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, इस डेटा को यूज़ करके आरबीआई काम करती है डेवलपमेंट के लिए या फिर पॉलिसी रिसर्च के लिए। तो ये था बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही ब्रीफ मैनर में आरबीआई के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं अभी और वीडियोस लेके आऊँगा इस सीरीज़ में, सो दैट जितने भी टॉपिक्स होते हैं बैंक के इंटरव्यूज़ के लिए, बैंक के मेंस के लिए, या इवन फॉर द फाउंडेशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस लाइक नाबार्ड, आरबीआई, सेबी, सिडबी, तो आपको एक फाउंडेशन भी मिलेगा इससे। अगर आपको कोई कुछ रिकमेंड करना है, अगर कुछ आप चेंज चाहते हैं मेरे समझाने के तरीके में, या फिर और कुछ अगर आपके मन में हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, इट मीन्स अ लॉट टू मी, और इट विल गिव मी अ जूस टू कीप गोइंग। सो गाइज, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।